चलिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में जनतंत्र का जन्म राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया कविता को हम लोगों ने खूब बढ़िया से पूरा कवि परिचय, उसके बाद से कवि से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिर पाठ का लाइन बाय लाइन भावार्थ, उसके बाद से हम लोगों ने उसका सारांश पढ़ने के बाद पाठ का ऑब्जेक्टिव, उसके बाद से हम लोगों ने उसका पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर किया था ना सर। अब उस लेसन का अगला लेसन है हिरोशिमा, जो कि अज्ञेय जी द्वारा लिखा गया है। सबसे पहला ही क्वेश्चन यहीं पे सुन लो। अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी, ठीक है। 12 क्लास में भी आप आइएगा ना, तो एक बड़ा बढ़िया चैप्टर लिखे हैं रोज, जो कि वो कहानी है, बहुत बढ़िया लंबा चैप्टर है, 5वां लेसन रोज, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, 12 क्लास में। अभी ना फिलहाल इस पर ध्यान दीजिए। हिरोशिमा एक कविता है। चलिए सर, आपको मैं बता दूं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था ना सर, तो 6 अगस्त 1945 कहिया 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा, जो कि जापान में है, जापान के शहर में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिया था। बाबू, परमाणु बम ना बड़ा खतरनाक बम होता है, याद रखिएगा सर। पूरी प्रजाति, हेलो, पूरा शहर, बिल्डिंग, जमीन, हर एक चीज को खोखला कर देता है सर, भाप बना करके उड़ा देता है। अब इतना ही पे नहीं रुका, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को ना नागासाकी, वो भी जापान में है सर, वहां पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया। अच्छा चलिए सर, सवाल यह है कि परमाणु बम बनाया कौन? किसी ना किसी इंसान ने ही ना बनाया, और वो परमाणु बम बनाएंगे किसको मारने के लिए? इंसान को मारने के लिए। ओह, क्या दुनिया है भाई। ये पाठ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने इन्हीं सभी विचारों को ध्यान में रखते हुए पाठ को लिखा है। बड़ा खूबसूरत सा पाठ है सर। ये पूरी दुनिया में जितने भी विध्वंसात्मक अभी कार्य हो रहे हैं ना सर, दुनिया बर्बाद हो रही है, लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं ना, उससे कहीं ना कहीं इस कविता हमको सीख देकर जाएगी, ध्यान दीजिएगा। तो कल की मैंने प्रत्येक चैप्टर की तरह इसको भी सर पहले कवि परिचय पढ़ेंगे, कवि परिचय पढ़ने के बाद खूब बढ़िया से पाठ का जो भी होगा सर ऑब्जेक्टिव करेंगे, हर एक चीज पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पाठ को शुरू करते हैं, आइए। तो देखिए, कवि परिचय में पहले कवि कौन है बाबू? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है, ये कवि हैं। इनका जन्म हुआ 7 मार्च 1911, याद रखिएगा सर। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी को कसेया कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यानी यहां पर इनका जन्म हुआ था। ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है सर। आगे देखिएगा, मृत्यु इनका हुआ 4 अप्रैल 1987 को। मूल निवास ये कहां के थे? करतारपुर पंजाब। इनका जन्म कहां हुआ था? कसेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, लेकिन मूल निवासी कहां पर रहते थे? करतारपुर पंजाब में रहते थे, ठीक है सर। अब आगे देखिएगा, माता का नाम था व्यंती देवी और पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। कहीं कहीं पंडित हीरानंद शास्त्री भी आता है, याद रखिएगा सर, ठीक है। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। और रवि सिंह इनके पिता का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। मनोरूप देवी माता किनकी? रामधारी सिंह दिनकर, याद रखिएगा। हाँ देखिए सर, जो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, जो अज्ञेय जी के पिताजी थे ना, ये प्रसिद्ध पुरातत्ववेता थे। पुरातत्ववेता का मतलब समझिए क्या होता है सर? वैसे व्यक्ति जो पुरानी वस्तुओं की खोज करते हैं ना, उनको पुरातत्ववेता कहा जाता है। जैसे आगे आप लोग पढ़ेगा, सिंधु सभ्यता का खोज कोई किए थे तो दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो ये रखालदास बनर्जी ने किया था। ये सभी पुरातत्ववेता होते हैं, जो पुरानी वस्तुएं, पुरानी जगहों का खोज करते हैं, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। ये इनका हो गया जीवन परिचय, यानी कवि परिचय, ठीक है सर। बताइए, कवि का नाम? जन्म कब हुआ, कहां हुआ, मृत्यु कब हुआ, मूल निवास कहां के हैं, माता का नाम, पिता का नाम। हाँ चलिए, अब अज्ञेय जी का थोड़ा शिक्षा के बारे में जानते हैं सर। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर हुई, जो कि लखनऊ में कहा हुई सर? घर पर हुई, ठीक है, उत्तर प्रदेश लखनऊ। आगे देखिएगा, मैट्रिक इन्होंने 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से पास किया। इंटरमीडिएट इन्होंने 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से पास किया सर। बीएससी 1929 ईस्वी में फोरमन, क्या लिखा है सर? फोरमन कॉलेज लाहौर से इन्होंने पास किया। एमए इन्होंने अंग्रेजी ऑनर से लाहौर से पास किया, ठीक है सर। ये इनकी शिक्षा है। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रमुख कृतियां। कौन कौन सी रचनाएं हैं जो हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने
किया है, ध्यान दीजिएगा सर। काव्य कृतियां, कहानी संग्रह, उपन्यास, निबंध, यानी इन सभी चीजों का ये रचयिता है। तो कौन कौन सी कविताएं लिखे हैं, चलिए बोलिए मेरे साथ। भग्नदूत, चिंता, इल्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में, कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा आदि। सुनो, ये जो हम कविता पढ़ेंगे ना हिरोशिमा, उनका जो संग्रह है सदा नीरा, इसी से ये कविता लिया गया है हिरोशिमा, याद रखिएगा। जो हिरोशिमा कविता है किस संग्रह से लिया गया है, सदा नीरा से लिया गया है। आगे देखिएगा, कहानी इन्होंने कौन कौन सा लिखा है सर, तो याद रखिएगा। विपथगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडिया, रोज आदि। रोज भी कहानी मैंने बताया ना अंदर पहले। उपन्यास इन्होंने कौन कौन सा लिखा है, तो याद रखिएगा। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, नदी के द्वीप किनके लिखे, कौन लिखे हैं सर, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा है और पूछता है। कौन लिखे हैं, अज्ञेय जी। अपने अपने अजनबी, यात्रा साहित्य, अरे यायावर रहेगा याद, यात्रा साहित्य है ये वो यात्रा से यहाँ पे डैश रहना चाहिए। यात्रा यानी घूमते घूमते लोग नहीं लिखते हैं। तो अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, ये भी सर यात्रा साहित्य, याद रखिएगा, एक बूंद सहसा उछली। आगे बढ़ते इन्होंने कौन कौन सा निबंध लिखा है, देखिए। त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती आदि इन्होंने क्या लिखा है सर, निबंध लिखा है। नाटक इन्होंने कौन कौन सा लिखा है, उत्तर प्रियदर्शी, ये इनका नाटक है। संपादित ग्रंथ ये कौन कौन से किए हैं, तो तार सप्तक, एग्जाम में पूछा है सर, तार सप्तक के लेखक कौन है, किन्होंने संपादन किया है, अज्ञेय जी। आगे देखिएगा, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, पुष्करणी, ये भी एग्जाम में पूछा है, पुष्करणी किनकी रचना है, अज्ञेय जी की रचना है। रूपांबरा आदि ये इनके संपादित ग्रंथ है। देखिए यहाँ पे पॉइंट करके लिखा गया है सर, अज्ञेय जी ने अंग्रेजी में भी मौलिक रचनाएं की और अनेक ग्रंथों का अनुवाद किया। अनुवाद का मतलब कोई ग्रंथ था उसको अपने भाषा में लाकर उन्होंने प्रकाशित किया, तो लोग पढ़े और उसके बारे में जाने। आगे देखिएगा, पुरस्कार इनको कौन कौन सा मिला है, तो ध्यान दीजिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। देखिए, सुग्रा यूगोस्लाविया एगो देश है कि जो कि अब नहीं है सर, वहां पर इनको बुलाया गया था किसी प्रकार का बात करने के लिए, तो वहां पर उनको अंतरराष्ट्रीय स्वरमार्ग पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया था। किनको, अज्ञेय जी को, याद रखिएगा। यहाँ पे 2 पॉइंट दिया है, याद रखिएगा। अज्ञेय जी ने हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। ये प्रयोगवाद अब क्या होता है सब तो सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, कोई भी चीज जब तक हम नहीं करेंगे तो क्या उसके बारे में हम जानेंगे, नहीं जानेंगे सर। तो प्रयोगवाद का मतलब हुआ किसी भी चीज का नए चीज का शुरुआत करना, यानी प्रयोग करना, प्रयोग करके देखना कि क्या रिजल्ट निकल रहा है। तो इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में प्रयोगवाद का शुरुआत किया, यानी सूत्रपात किया। किन्होंने, अज्ञेय जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है कि प्रयोगवाद का सूत्रपात किन्होंने किया, अज्ञेय जी ने किया। ठीक है। आधुनिक सब, अब ये कविता के बारे में लिखा गया है। आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली यह कविता हिरोशिमा, उसकी समग्र कविताओं, यानी उनकी यानी अज्ञेय जी के समग्र कविताओं का संग्रह सदा नीरा से यहाँ संकलित है। मैंने बोला था ना सर कि जो हम लोग हिरोशिमा पाठ पढ़ने वाले हैं, ये कहां से लिया गया है, सदा नीरा से लिया गया है। ठीक है। आइए सर, हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किनके बारे में है, केवल कवि के बारे में। चलिए आप लोग जवाब दीजिएगा। अज्ञेय जी का जन्म कब और कहां हुआ था, 7 मार्च 1911। यहाँ पे 2 क्वेश्चन एक्चुअली याद रखिएगा, 3 को भी हो सकता है। कैसे, तो अज्ञेय जी का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 1911। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था, 7 मार्च 1911। अज्ञेय जी का जन्म कहां हुआ था, कसिया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। ठीक है सर, याद रहेगा। आगे देखिएगा, अज्ञेय जी का मूल निवास कहां था, करतारपुर, पंजाब। अज्ञेय जी के पिता का नाम क्या था, रवि सिंह। किनके पिता का नाम है, हीरानंद शास्त्री। हाँ, हीरानंद शास्त्री। आगे देखिएगा, अज्ञेय जी की माता का नाम क्या था, जयंती देवी। बहुत खूब। अज्ञेय जी की मृत्यु कब हुई, 4 अप्रैल 1987। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, तार सप्तक का संपादन किसने किया, अज्ञेय जी ने किया। अज्ञेय जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ, दोनों मिला था ना सर।
क्या इनमें से सभी नहीं ना है? कोई बात नहीं, तो यही हो जाएगा। साहित्य अकादमी, ज्ञानपुर पुरस्कार और सुग्रा युगोस्लाविया का अंतरराष्ट्रीय स्वर्णमाल उनको पुरस्कार मिला था। आगे देखिएगा, हिरोशिमा कविता किस संग्रह से संकलित है? सदा निराशा। ठीक है सर, चलिए अब कविता शुरू होता है। तो कविता शुरू होने से पहले देखते हैं सर पाठ परिचय क्या है, इस पाठ में क्या है, आइए जानते हैं। कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय जी की कविता हिरोशिमा द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में हुआ था ना सर, 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए गए परमाणु बम की भयंकर त्रासदी पर आधारित है। यानी जब बम गिराया गया तो वहां की स्थिति क्या हुई, वहां के लोग क्या हुए, इन सभी घटनाओं, दुखद भरी घटनाओं के बारे में वर्णन करेंगे कौन? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय जी। आगे देखिएगा, यह कविता न केवल एक भयानक ऐतिहासिक घटना का चित्रण करती है, बल्कि युद्ध और नाभिकीय हथियार, नाभिकीय हथियार समझ रहा है सर, परमाणु हथियार, सुनिएगा, नाभिकीय हथियार की विध्वंसक शक्ति के विरुद्ध मानवता की चेतावनी भी है। यानी चेतावनी देते थे कि हमने निर्माण किया है ना, एक दिन हमारे लिए ही ये हमको क्षति पहुंचाएगा, याद रखिएगा। हम पेड़ काट रहे हैं ना, आगे चल के भविष्य में हमें ही नुकसान होगा। तो अज्ञेय जी की कविता इस ओर भी संकेत करती है, ये जितने भी विध्वंसकारी हम लोग निर्माण कर रहे हैं ना, ये एक दिन हमारे ही मुड़ी का घाव हो जाएगा, माने हमें ही उससे परेशानी होगी। किसी से? इन सभी निर्माणों से। आगे देखिए, अगला पॉइंट है, यह कविता युद्ध के विनाशकारी प्रभाव और मानवीय दुर्दशा को गहराई से व्यक्त करती है और युद्ध विनाश के खिलाफ गहन चेतावनी प्रस्तुत करती है कि युद्ध बाबू, जब बंदूक से गोली निकलेगा ना, ये पूछ के नहीं निकलता है किसको लगेगा, खतरा बहुत, बम जब गिरता है ना, ये पूछ कर नहीं निकलता है कौन खराब आदमी है, कौन अच्छा आदमी है। जब गिरता है तो सबको खा जाता है एक बार में। तो इन सभी चीजों का चित्रण किए हैं कविता में। आइए ध्यान से देखते हैं सर, कविता पढ़ते हैं। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। क्षितिज का मतलब होता है एकदम सीधे से, सूरज सुबह सुबह सूरज भगवान निकलते हैं तो एकदम जो हम लोग देखते हैं वो कैसे कैसा होता है, एकदम क्षितिज रेखा होता है, याद रखिए, एकदम क्षितिज। यानी सूरज उस दिन ऐसे नहीं निकला, कैसे निकला तो ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका अर्थ क्या है, एक दिन सहसा सूरज निकला, यह सूरज सामान्य सूरज नहीं बल्कि एक विस्फोट की दहक है। जब परमाणु बम गिरा था ना बाबू, तो चारों ओर एकदम अंजोर हो गया था कुछ क्षण के लिए। अंजोर यानी सूर्य से भी प्रकाश जो होता है, जब सूर्य भगवान निकलते पूरा प्रकाशमय हो जाना। हम भी रात के समय जब बिजली चमकता है तो देखते हैं सर क्या होता है, पूरा अंजोर दिखाई देता है एक बाइक थोड़ी सा समय के लिए, वैसा एकदम विस्फोट का नजारा हुआ था। देखे, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक पर। यह उजाला क्षितिज से बाहर निकलकर शहर के केंद्र में अचानक हुआ था, शहर के बीचों बीच, हिरोशिमा के बीचों बीच हुआ था। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। यह धूप सूर्य की किरणों की नहीं थी, हेलो, यह जो धूप उस दिन निकली थी, यह सूर्य की धूप नहीं थी बल्कि बम के विस्फोट से पृथ्वी फटने और जलने की गर्मी थी। आखिरकार यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं, क्या चाहते हैं सर? अब देखिए इसका भावार्थ लिखा गया है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 में संकलित हिरोशिमा शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय जी है। मैं इस तरह आज इसलिए लिखा कि कल मैंने कैसे लिखा था सर, तो प्रस्तुत पंक्तियां डायरेक्ट लिखा था सर कि रामधारी सिंह दिनकर जी और रचित जनतंत्र का जन्म पाठ से लिया गया है, लेकिन इसमें ऐसे लिखा गया, दोनों तरह से आप प्रैक्टिस रखिएगा सर। व्याख्या करने का है ना, देखिएगा अगर व्याख्या में शब्द कम पढ़ रहे हैं, बात समझिए, व्याख्या में शब्द कम पढ़ रहे हैं तो शुरुआत इस तरह से, अब व्याख्या में शब्द ज्यादा है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट लिख दीजिएगा सर प्रस्तुत पंक्ति सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय जी द्वारा रचित हिरोशिमा पाठ से ली गई है, बात खत्म। तो व्याख्या ऐसे भी किया जाता है, कैसे? तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 से संकलित हिरोशिमा शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके रचनाकार कौन है सर? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय जी है। सुनिएगा, कवि यहां बताते हैं कि एक दिन सवेरे प्रकाश दिखाई पड़ा, एक दिन सवेरे प्रकाश क्या हुआ सर? दिखाई पड़ा। यह प्रकाश क्षितिज से निकलते सूरज की नहीं थी, नहीं, ये प्रकाश सूरज की नहीं थी बल्कि शहर के मध्य यानी बीचों बीच में अमेरिका द्वारा गिराए गए बम का था। लोग गर्मी से जलने लगे। यह धूप की गर्मी नहीं थी, गर्मी हुई थी उस दिन भी, लोग जल रहे थे, लेकिन धूप की गर्मी नहीं थी, प्रकृति की गर्मी नहीं थी। यह गर्मी बम विस्फोट से उत्सर्जित किरणों की थी। गर्मी फटी धरती की थी, अर्थात वो गर्मी कहां से फटी थी सर? धरती से फटी थी, सूर्य की किरण से नहीं फटी थी। आगे देखिए सर, अगला खंड क्या कह रहे हैं, अरे छायाएं मानव जन की
दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में। अरे उस दिन सूरज पूरब से नहीं निकला था। प्रकृति में सूरज किस ओर से निकलता है सर? रोज पूरब से निकलता है, लेकिन वो जो सूरज था ना, ध्यान दीजिए कवि क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मानव जन की छाया दिशाहीन होकर सब ओर बिखर गई। सूरज जो निकला वह सामान्य सूरज नहीं था और नहीं पूर्व दिशा से निकला था, बल्कि अचानक नगर के बीचों बीच बरस पड़ा था वो सूरज। अर्थात वो सूरज क्या था? परमाणु बम था। यानी सूरज की तुलना उससे की गई है। सुनिएगा ध्यान से सर, यह सूरज काल सूर्य का प्रतीक है, यानी मृत्यु दूत का सूर्य, यानी जो सूर्य हमें रोज प्रकाश देता है, हमें जीवन देता है, यह वह सूर्य नहीं था, यह वह सूर्य था जो हमें क्या दिया? मृत्यु दिया। उस दिन लोग, जानवर, पशु पक्षी, घर बिल्डिंग सभी के सभी कुछ क्षण में तहस नहस हो गए। इतना खतरनाक होता है परमाणु हथियार। आगे देखिएगा, काल सूर्य के रथ के पहिए की तिलियों, अरे जिसको कहते हैं तिलियों की तरह टूट कर यह छाया दिशा दसों दिशाओं में बिखर गई है। आगे देखिएगा सर, प्रस्तुत पंक्ति, अब इसका तनिषा लिखा गया है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक वही गोधुली भागवत से संकलित हिरोशिमा कविता से ली गई है, जिसके रचनाकार कौन है सर? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय जी है। यहाँ कवि कहते हैं कि मनुष्य की छाया दिशाहीन हो गई है। जी हाँ, मनुष्य की छायाएं दिशाहीन। छायाएं दिशाहीन का मतलब होता है जब सूरज पूरब से आएंगे ना हमारे ऊपर छाया, तो हमारा छाया किधर पड़ेगा? पश्चिम की ओर पड़ेगा, विपरीत दिशा में पड़ेगा सर। लेकिन उस दिन दिशाहीन कोई दिशा नहीं था, प्रकाश छिटने लगा, लेकिन यह प्रकाश सूर्य का नहीं बल्कि मानव के नृशंसता। नृशंसता का मतलब होता है क्रूरता। क्रूरता समझ में आ रहा है सर? एकदम बहुत घटिया काम, सुनिएगा, जिसमें मानवता झुलस रही थी, जल रही थी, खत्म हो रही थी। कभी कहते हैं होगा कि यह नगर के मध्य में मृत्यु रूपी सूरज के टूटे हुए अरे का प्रकाश था। अतः बम फटते ही विध्वंसक पदार्थ मौत बनकर दसों दिशाओं में क्या हुआ सर? नाचने लगे। चारों ओर मौत ही मौत दिखाई दे रहा था। आगे देखिए सर, अगला पैरा में कह रहे हैं, अरे कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सुख लेने वाली दोपहरी, फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिट्टी लंबी, सुनिएगा, नहीं मिट्टी लंबी हो होकर मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच पर। सुनिएगा सर ध्यान से, कवि कह रहे हैं कि कुछ क्षण का वह उदय अस्त, यानी कुछ क्षण के लिए वो जो सूरज निकले थे, जो परमाणु एकदम कुछ क्षण के लिए। आगे देखिएगा, अर्थ है कि उस भयंकर घटना का असर बहुत ही कम समय के लिए रहा। तुरंत गिरा, तुरंत लोग खत्म। सोचने का भी मौका नहीं दिया कि क्या है, सोचने का भी मौका नहीं दिया। आगे देखिएगा सब, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सुख लेने वाली दोपहरी से मतलब है कि वह भयानक प्रकाशमान विस्फोटक एक पल के लिए था जो सब कुछ चौंका देने वाला था। आया देखे जब, सोचने का मौका मैंने, पूरा प्रजाति खत्म, मर गए सभी लोग। आगे देखिएगा, फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर मानव ही सब भाप हो गए, पूरे मानव भाप बन गए। देखिए, यानी इंसानों की छायाएं मिट गई, परछाइयां मिट गई, लंबी चीखों जैसी रही, लेकिन असल में लोग भाप बनकर उड़ गए। चीख हुआ लेकिन लंबी नहीं रही सर, लोग तुरंत भाप बनकर क्या हुए सर? उड़ गए, खत्म हो गए। छायाएं तो अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर, उड़जी सड़कों की गच पर। यह दर्शाता है कि भले ही लोग नष्ट हो गए हों, लेकिन उनकी छायाएं अभी भी जली हुई पत्थरों और उजड़ी सड़कों पर अंकित है, जो उस विनाश की साक्षी है। आज भी जापान में चले जाइए, हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बच्चे पैदा होते हैं ना सर, 100 में 80% लंगड़े, लूले, विकलांग पैदा होते हैं। आज भी उसका असर है। आज भी 1945 से 2025 चल रहा है। जरा सोच लीजिए कितना खतरनाक समय रहा होगा वो पल, और उसको फिर से बनने में आज भी उसका प्रभाव है। परमाणु बम इतना खतरनाक होता है। कोई भी देश धमकी देता है ना सर कि परमाणु बम गिरा देंगे, देखा पाकिस्तान देता है इंडिया को कि परमाणु बम ढाए फेंक देंगे। फेंको तू एगो फेंकबो, 28 गो में से एगो जाई, एगो राज्य जाई, मानते हैं। अब गलती से अगर एने से चल गए, पूरा पाकिस्तान है साफ, टेंशन खत्म। इसलिए ना फेंकेला। हम लोग बुझल घर लोग नहीं खाली दरबाव खातिर लोग कुछ लोग ना होला, दरबाव खातिर हम परमाणु बम फेंक दे, सामने लोग डरा गल के आज कोई फेंक दी तो
बात समझ में आया? फेंको ओकरा बाबू झाला। सही बता रहे हैं बाबू। और लड़ाई हुई नु तो सरकार से कागज बनवा के पूरा बिहारी आदमी घूस हो जी कहा पाकिस्तान में एक ही दिन में दहवा के चलिए हो जी। मन दहवा का मतलब इतना नहीं होता है, मैंने जो आतंकवादी होंगे वो बहुत मार मारेंगे बाबू। ठीक है, इधर देखो सुनो चुपो। लेकिन एक बात सच्चाई सर, आज भी अगर पाकिस्तान में अगर मौका मिले ना वहां के लोगों को, वहां का मुसलमानों को, हिंदू किसी को भी, तो 100 में 60 से 70% ऐसे लोग हैं ना जो हिंदुस्तान में आने के लिए तैयार हो जाएंगे। याद रखिएगा, वहां पर ऐसी स्थिति है। सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा। वाह वाह वाह, बहुत भाग्यशाली है कि हमारा जन्म हिंदुस्तान में हुआ, और वहू से भाग्यशाली है कि हमारा जन्म बिहार में हुआ। लोग कहते हैं ना बिहार है हुए, आओ बतियाओ बिहारी सब सामने तब बुझाई बिहार कौन सी है। अरे आइए ना कहा हमारा बिहार में। अरे तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधनी भाग 2 से संकलित हिरोशिमा शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद नगेश जी हैं। चुप, मुंह बंद। कवि कहते हैं कि बम गिरने के बाद कुछ क्षण में ही विनाश लीला, सुनिएगा, विनाश लीला का दृश्य मंद पड़ने लगा। दोपहर तक सारी लीला खत्म हो गई तथा मानव शरीर भाप बनकर वातावरण में मिल गया। परंतु यह दुर्घटना आज भी झुलसे हुए पत्थरों और उलटी हुई सड़कों के रूप में क्या है सर, निशानी के रूप में आज भी पड़ी हुई है। अगला पैराग्राफ देखिए, बातें नहीं, सबसे लास्ट। मानव का रचा हुआ सूरज, वाह भाई वाह, अब आए हैं कवि। यानी वो जो सूरज बनाया गया था किनके द्वारा बनाया गया था? मानव के द्वारा, लोगों ने बनाया था। सुनिएगा सर ध्यान से, मानव के द्वारा रचा गया सूरज, रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साथी है। यहां देखो, मानव का रचा हुआ सूरज यहाँ परमाणु बम या नाभिकीय हथियार का प्रतीक है। यानी जो सूरज की बात की जा रही है ना, वो किसका प्रतीक है? परमाणु बम का प्रतीक है, जिसे मनुष्य ने अपने ज्ञान और विज्ञान से बनाया था। बड़ा बढ़िया काम किया हम लोग, परमाणु बम बनाए। लेकिन यह सूरज जो मानव द्वारा बनाया गया था, उसने ही मानवों को भाप बनाकर सोख लिया, यानी पूरी तरह से नष्ट कर दिया, तहस नहस कर दिया। मानवों के द्वारा बनाया गया हथियार मानवों के लिए ही क्या साबित हो गया? घातक साबित हो गया। आगे देखिएगा सर, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया कहती है कि बम के विस्फोट से जो भी नुकसान हुआ उसकी छाया और निशान आज भी झुलसे हुए पत्थरों पर दर्ज हैं। यह जली हुई छाया मानवता की कहानी और असली साक्षी है कि किस प्रकार मानव ने अपने ही बनाए गए हथियार से स्वयं को विनाश के मुंह में धकेल दिया। स्वयं को कहां धकेल दिया? विनाश। अच्छा बताइए, हम लोग परमाणु बना लिए, ठीक है, बड़ा लोगों को धमकी देखा, हमको उससे खतरा नहीं है, खाली हमारे पास ही है, हम परमाणु को मार देंगे तो चुप रहेगा, वो भी तो मारेगा। याद रखिएगा सर। आगे देखिए, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधनी भाग 2 में संकलित हिरोशिमा शीर्षक कविता से ली गई है, जिसका रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद नगेश जी हैं। ओके, कवि कहते हैं कि मानव के द्वारा बनाया गया बम मानव को ही भाप में बदलकर मिटा दिया। पत्थर पर लिखी हुई वो जलती छाया अर्थात विकृत रूप मानव के निरसनता का गवाह है। निरसनता का मतलब मैंने बताया था क्रूरता, मानव की एकदम नहीं कहते हैं सर, एकदम घटिया काम का सबसे बड़ा गवाह है। चलिए अब देखिए पाठ सारांश, यानी पूरा कविता का सारांश यहाँ पे छोटा सा प्रस्तुत किया गया, ध्यान दीजिए। कविता हिरोशिमा सच्चिदानंद हीरानंद नगेश जी द्वारा लिखी गई है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए गए परमाणु बम की भयावहता को दर्शाती है। कविता में एक दिन अचानक ऐसा सूरज निकलता है जो प्राकृतिक सूर्य नहीं बल्कि मानव द्वारा रचा गया विनाशकारी परमाणु बम होता है, यानी कि वो बम था। आगे देखिएगा, कवि बताते हैं कि उस दिन अचानक जैसे कई सूरज एक साथ धरती पर निकल आए हो। जी हाँ सर, कई सूरज, इतना ज्यादा प्रकाशमान था कि कई सूरज एक साथ धरती पर निकल आए हो। उनकी किरणों से छायाएं दिशाहीन होकर चारों ओर बिखर गई। क्षण भर, एकदम तनी सुख में सुनिएगा, क्षण भर की दोपहरी ने सब कुछ भस्म कर दिया। मनुष्य जो है पल भर में वाष्प बनकर उड़ गए और उनका अस्तित्व मिट्टी और पत्थरों में जली हुई छाया के रूप में आज भी बचा है, आज भी निशानी के रूप में बचा है, और पता नहीं कब तक उसका प्रभाव रहेगा। देखिए, यह कविता हमें चेतावनी देती है कि विज्ञान का दुरुपयोग मानवता के लिए कितना विनाशकारी हो सकता है। आज भी जब देश परमाणु शक्ति संपन्न बनने की होड़ में है, तब यह कविता शांति, सहयोग और मानवता की रक्षा का सशक्त संदेश देती है।
लेकिन क्या करें सर, हम लोग भी भारत में परमाणु बम बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि कभी भी कहीं से भी कोई भी होता था ना, धमकी दे देता था कि परमाणु बम मार देंगे। मान लीजिए आपके पास नहीं है तो आपको डरना पड़ेगा ना सर। बात समझ, अमेरिका का पास था, बड़ा धमकी देता मार देंगे। भारत में लुका छुपा कर बना लिया। पोखरण में भी देखा लोग, पोखरण उसमें दिखाया गया कैसे परमाणु बम बनाया गया। सुनिएगा, बना लिया गया ना, इधर देखो बन गया ना। अब बताओ कब धमकी देगा अमेरिका? मुझे कहीं नहीं देगा। मान लीजिए वो मारेगा, ठीक है मारेगा, हम ही तो मार सकते हैं ना। अगर मान लीजिए हमारे पास नहीं होता तब हम डर डरा कर रहते हैं। तो लोग अपनी सुरक्षा के लिए भी लोग बना करके रखते हैं, वो बात अलग है। आगे देखिएगा। आइए सर, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किताब पे करते हैं, सभी लोग जवाब दीजिएगा जिनको जिनको पता हो, ठीक है? ध्यान दीजिए। इससे क्या होता है ना, एक ही दिन में जब निकलता है ना तो पूरा पाठ आपके दिमाग में रहता है, सब तुरंत किए होते हैं, बाकी घर पे जाकर तो पढ़ना ही है। सुनिएगा, हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए। खाली आपके एग्जाम में इतना भी दे सकता है, ठीक है? अज्ञे जी का पूरा नाम? सच्चिदानंद अज्ञे जी, वात्स्यायन अज्ञे जी, हीरानंद अज्ञे जी की सच्चिदानंद हीरा? वाह भाई वाह, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? मैंने ऊपर बोला था ना, नदी का द्वीप उपन्यास है। क्या है सर? उपन्यास, जो किनके द्वारा लिखा गया है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे डी। अज्ञे जी का जन्म कहां हुआ था बताइए? जन्म कहां हुआ था? करतारपुर पंजाब। भले यहाँ पर अलग दिया है, सभी का मूल स्थान होना चाहिए, लेकिन अगर ऑप्शन ऐसे आता है तो यही टिक करेंगे, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं? जापान कहते हैं। याद रखिए सर, उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं? जापान कहते हैं। अच्छा, उसीलिए उन्होंने सूरज की तुलना करके इस पाठ को समझाया है। जहां से सूरज निकलता है वहीं पर एक दिन ऐसा सूरज निकला जिसको पूरे एकदम विनाश के रूप में क्या कर दिया सर? ढकेल दिया। आगे देखिए, हिरोशिमा शीर्षक कविता किसका चित्रण करती है? बताइए किसका चित्रण करती है? आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। पुष्करिणी किसकी संपादित ग्रंथ है? अज्ञे जी की है। शेखर एक जीवनी उपन्यास किनकी रचना है? बहुत बढ़िया। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, कहां से? कहां से? फटी मिट्टी से। अंतरिक्ष यानी आसमान से नहीं, कहां से बरसी थी? फटी मिट्टी से बरसी थी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? अज्ञे की। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किन्होंने किया था? अज्ञे ने। मैंने बोला था ना सर, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि कौन? अज्ञे जी। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है? हिरोशिमा। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डैश पर गिराया गया था? जापान में। कहां? हिरोशिमा और नागासाकी। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा, 9 अगस्त 1945 नागासाकी। कविता में प्रयुक्त सूरज क्या है? परमाणु बम है, ठीक है? दिनकर है कि तारे हैं कि भोर का तारा है कि कौन है? बहुत बढ़िया। आगे देखिए, हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा कविता कवि की किस कृति से संकलित है? कौन सा? सदानीरा, ठीक है सर, ऑप्शन नंबर सी। चिंता किनकी रचना है? कविता में सूरज बनकर कौन निकला? परमाणु बम। बहुत खूब। आगे देखिए, अगला बताइए सर, कविता में आए हुए सूर्य को काल सूरज क्यों कहा गया है? बताइए। देखो ऑप्शन पढ़ते हैं। क्योंकि यह सूर्य जीवन देता है, क्योंकि इस सूर्य ने उगने से मौत मिली, क्योंकि यह सूरज पूर्व दिशा से उगा था, क्योंकि यह सूरज प्रकृति का था, क्योंकि इस सूरज को उगने से क्या मिली सर? मौत मिली। कवि अज्ञे के अनुसार बासीपन से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? बताइए। ध्यान के द्वारा कि योग्य अभ्यास के द्वारा कि प्रयोग धर्मिता के द्वारा कि संकीर्ण सोच के द्वारा? प्रयोगवाद का सूत्रपात किन्होंने किया? इन्होंने किया सर। तो प्रयोग धर्मिता के द्वारा बासीपन से क्या हुआ सर? मुक्त हुआ है। मान लीजिए हम लोग कहीं पे ऐसे बेमतलब को बैठे हैं, कोई व्यक्ति जो कोई कार्य कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, तो वही ना बासीपन से एकदम उभरा हुआ है। इसलिए प्रयोग हमेशा करते रहिए, पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ अलग अलग चीज पढ़ते रहिए, सही की तरह इच्छा खूब आराम से पढ़ता रहिए। ऐसा मतलब। आगे देखिएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, जैसे लिखा गया है आप भी एग्जाम में वैसे ही लिखेंगे, ठीक है? चलिए यहां देखिए, कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है? वह कैसे निकलता है? सुनिएगा, पहला क्वेश्चन, कविता के प्रथम अनुच्छेद जो पहला खंड था, सहसा सूरज निकला, क्या है और वो कैसे निकलता है? तो देखिए आंसर कैसे लिखा गया।
हिरोशिमा शीर्षक कविता में कवि अज्ञेय जी ने जिस सूरज का उल्लेख किया है वह प्रतिदिन पूर्व दिशा से उगने वाला सूरज नहीं है, बल्कि मानव द्वारा रचा गया सूरज यानी परमाणु बम। ठीक है सर, कैसे निकलता है? यह सूरज प्राकृतिक सूर्य की तरह क्षितिज से नहीं निकलता, हेलो, बल्कि धरती फाड़ कर सीधे नगर के बीचों बीच हिरोशिमा नगर के चौक पर निकलता है। आसान आंसर है सर। चलिए अगला क्वेश्चन है, छायाएं दिशाहीन सब ओर क्यों पड़ती है, स्पष्ट करें। देखिए पार्ट, देखो ये क्वेश्चन किस पार्ट का है, ये लिख करके अगर कवि का नाम मेंशन करके आंसर लिखते हैं ना तो एग्जामिनर जानता है कि बाप रे लड़का पाठ पढ़ा है, तब क्वेश्चन जानता है कि कौन पार्ट का तब आंसर लिखा है। इसका आंसर देखिए, हिरोशिमा शीर्षक कविता में कवि अज्ञेय जी कहते हैं कि मनुष्य की छायाएं दिशाहीन होकर चारों ओर पड़ी थी। अब आगे सुनिए, छाया हमेशा प्रकाश की विपरीत दिशा में बनती है, छाया माने परछाई। सामान्य स्थिति में उगते हुए सूर्य से छायाएं पश्चिम की ओर पड़ती हैं, परंतु हिरोशिमा पर परमाणु बम विस्फोट से अनेक दिशाओं में प्रकाश फैला, मानो अनेक सूरज एक साथ निकल पड़े हों। इसी कारण मनुष्य की छायाएं दिशाहीन होकर चारों ओर बिखर गई थी। अच्छा जनरल में जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्रकाश पड़ रहा है तो परछाई इधर पड़ेगा, माइक्रो को फंसी इधर मुंह पड़ता है, विपरीत दिशा में पड़ रहा है ना, लेकिन उस दिन सूरज ऐसा खतरनाक पड़ा कि चारों ओर एकदम छायाएं के उत्सव फैल गई थी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का क्या आशय है? जो प्रज्वलित क्षण की दोपहरी उसमें मेंशन किया गया है, आखिरकार कवि ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा सर। प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि अज्ञेय जी का आशय परमाणु बम विस्फोट के उस क्षण से है जब सूर्य जैसे प्रखर ज्योति तीव्र ताप उत्पन्न हुआ। यह दोपहर क्षण भर की थी। सबसे ज्यादा सूरज गर्म कब होता है? दोपहर में। सबसे ज्यादा कमजोर कब होता है? दोपहर में। तो वही यहाँ पे कहा गया सर, यह दोपहर क्षण भर की थी, पर उसकी ज्वाला और उष्णता ने समस्त जीवन व प्रकृति को क्या कर डाला? नष्ट कर डाला। ठीक है सर, चलिए अब आगे सुनिएगा, बातें बंद। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य की छायाएं कहां और क्यों पड़ी हुई हैं? सुनाई दे रहा है सभी को? नहीं सुनाई दे रहा है? माइक में बैटरी लगा ले, हो रहा गया है, चलिए लगा लेते हैं। चलिए आप सुनाई दे रहे हैं? अच्छे बच्चे बताइए, तो अच्छे बच्चे बातें करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं करते हैं, तो नहीं करते हैं। यहां देखिएगा सर, हम बतिए ना करिए तो करते बात नहीं। अब सुन, तो मनुष्य की छायाएं कहां और क्यों पड़ी हुई हैं? फिर से वही क्वेश्चन इधर उधर करके लिख दिएगा, सुनिएगा। हिरोशिमा शीर्षक कविता में कवि अज्ञेय जी कहते हैं कि मनुष्य की छायाएं दिशाहीन होकर चारों ओर पड़ी थी। सामान्यतः छाया सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है, परंतु परमाणु बम के विस्फोट से अनेक दिशाओं में प्रकाश फैला, मानो काल सूर्य समझ में आ रहा है ना, जो मृत्यु वाला सूर्य था, कि रथ के पहिए टूटकर 200 दिशाओं में बिखर गए हों। इसी कारण मनुष्य की छायाएं एक साथ सभी दिशाओं में क्या हो गई सर? बन गई थी। आगे देखिएगा, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? सबसे लास्ट पंक्ति है, साखी है, सुनिएगा क्या है। तो हिरोशिमा शीर्षक कविता में कवि अज्ञेय जी कहते हैं कि हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरने से मनुष्य पल भर में क्या होकर नष्ट हो गए थे? वाष्प बनकर नष्ट हो गए। जहां पहले लोग रहते थे वहां उनका कोई अस्तित्व शेष नहीं रहा। आज भी वहां मनुष्य की साखी के रूप में केवल पत्थरों और दीवारों पर अंकित जली हुई छायाएं दिखाई देती हैं, जो उस त्रासदी का प्रमाण है। यही इसका आंसर है सर, केवल पत्थरों और दीवारों पर अंकित जली हुई छायाएं आज भी वहां पर क्या है सर? मौजूद है। साखी का मतलब प्रमाण है। चलिए सबसे लास्ट को, लास्ट नहीं सर, सेकंड लास्ट है। यहां देखिए, हिरोशिमा कविता से हमें क्या सीख मिलती है? हिरोशिमा कविता से हमें क्या सीख मिलती है? ध्यान दीजिएगा सर, हिरोशिमा कविता से हमें यह सीख मिलती है कि युद्ध और हिंसा मानवता के लिए क्या है? विनाशकारी है। परमाणु बम जैसे अस्त्र पल भर में जीवन, संस्कृति और सभ्यता, घर द्वार, सुनिएगा, सब चीज क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। अतः मानव को शांति, प्रेम और सहयोग का मार्ग अपनाना चाहिए, ताकि ऐसी त्रासदी फिर कभी ना हो और मानव समाज क्या रह सके सर? सुरक्षित रह सके। वाकई में सर, उसके बाद से आज तक किसी भी देश पर क्या नहीं गिरा? परमाणु बम नहीं गिरा, याद रखिएगा। यहां देखिए, सबसे लास्ट क्वेश्चन, आज के युग में इस कविता की प्रासंगिकता है, मतलब क्या स्पष्ट कीजिए, यानी आखिरकार आज के युग में ये कविता क्या प्रभाव डालता है? तो सुनिएगा ध्यान से। आज के युग में दुनिया शांति से अधिक हथियारों के निर्माण में लगी हुई है। जी सर,
आज की दुनिया क्या निर्माण कर रही है? हथियार निर्माण कर रही है सबसे ज्यादा। कहीं भी शांत वातावरण नहीं है। हर देश अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न बनाकर अपनी क्षमता दिखलाना चाहता है। हम बरियार तो हम बरियार, सुनिएगा ये बरियार पका बरियार अब तो जीवती आ हमारी, सुनिएगा सब चल जाए नहरों पानी बा ना जाओ बचपन छोड़ तो जीवते के दिन हम लोग भी जाते थे क्या करने नहाने के लिए। देखो यदि यही स्थिति रही तो हिरोशिमा जैसी घटनाएं पुनः घट सकती है। अगेजी जी द्वारा रचित हिरोशिमा कविता इसी बात की ओर क्या करता है सर? संकेत करता है। अच्छा एक बात बताइए सर, एक बातें बंद, क्या गुस्सा में इंसान को कुछ भी समझ में आता है? नहीं ना। अगर कभी कहीं पे झगड़ा हो और कोई व्यक्ति गुस्सा में हो तो देखिए अगर उसके पास बंदूक होगा तो गुस्सा में गोली मार देगा, भले बाद में उस बात के लिए पछताएगा, वो बात अलग है सर। इसलिए इंसान को गुस्सा पे कंट्रोल करना चाहिए। और ये सारे चीज जब हमारे पास रहेंगे तो हम क्या प्रयोग करने में तनिक भी सोचेंगे? कभी नहीं सोचेंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये सभी विनाशकारी चीजें हैं सर, इन पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। ऐसे व्याख्या करने वाला कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, कंफर्म आएगा। आइए देखते हैं सर, ये दीर्घ उत्तर में आता है, इसलिए व्याख्या करें। एक दिन सहसा डगलस फटी मिट्टी से, यानी जो पहला छंद था ना, पहला खंड का ये पूरा का पूरा व्याख्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर। लिखा गया है, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 में संकलित हिरोशिमा शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके रचनाकार कौन है सर? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेयजी। याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, कवि के अनुसार प्रकृति का सूरज पूरब में उगता है। प्रकृति के अनुसार सूरज कहां से उगता है सर? पूरब से उगता है। परमाणु निर्मित सूरज जो कि परमाणु बम था, हिरोशिमा में पूरब में नहीं उगा था। ए बाबू, हिरोशिमा में पूरब में नहीं उगा था, वह अचानक हिरोशिमा नगर के बीचों बीच एक चौक पर उगा, अर्थात वह सूरज बीचों बीच बरस पड़ा। वह सूरज मानव निर्मित परमाणु बम का सूरज था, जिसके उगने से हिरोशिमा में चीख पुकार मच गई। अर्थात कहने का मतलब पूरा का पूरा क्या हो गया? हर एक चीज खत्म हो गया, समाप्त हो गया। आगे देखिएगा, 2 नंबर है बाबू, काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में। ऐसा इसका व्याख्या करते हैं सर। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 में संकलित हिरोशिमा शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेयजी हैं। कवि के अनुसार हिरोशिमा में मनुष्य के छाया दिशाहीन सब ओर पड़ी थी। यह भौतिक सत्य है कि प्राकृतिक सूर्य के विपरीत दिशा में छाया निर्मित होती है। बताइए सर, ये सत्य है कि नहीं है कि जो भी परछाई बनती है किसी भी प्रकाश के जस्ट विपरीत दिशा में बनती है ना सर? लेकिन देखिए सर, यहाँ पे क्या हुआ, पर काल सूर्य के रथ के पहियों के अरों के टूट टूट कर दसों दिशाओं में बिखरने के कारण छायाएं विपरीत दिशा में निर्मित नहीं होकर एक ही साथ सारी दिशाओं में निर्मित हो रही थी। काल सूर्य के रथ के पहियों के अरे लघु दीप्त सूर्य के समान सभी और बिखरे हुए थे और छायाओं के निर्माण का भौतिक नियम विखंडित हो रहा था। यानी सब के सब नियम वहां पर फेल हो रहे थे, क्योंकि जो सूरज जो परमाणु बम गिरा था सब चारों ओर एकदम प्रकाश फैला दिया था। आगे देखिएगा, सबसे लास्ट क्वेश्चन, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। इसको व्याख्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 में संकलित हिरोशिमा शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेयजी हैं। सुनिएगा ध्यान से। कवि के अनुसार प्रकृति के सूर्य ऊर्जा का भंडार है, वह समस्त जगत के जीवन का स्रोत है। सूर्य ही अपनी ऊर्जा से जीवों को प्राणों में संचार करता है, यानी सूर्य की ऊर्जा से ही हम जीवित हो रहे हैं। वह जीवन दाता है। कौन? जो प्रकृति का सूर्य है वो जीवन दाता है, जीवन रक्षक है। पर लेकिन मानव ने जिस सूरज को रचा है, जिस परमाणु बम को रचा है, वह सूरज तो प्राणों को लेने वाला है। वह सूरज एक साथ उदित होकर मानव को काल के मुंह में ढकेल देता है। वह मानव को भाप बनाकर सोख लेता है, कुछ क्षण भर में पूरी मानव को खत्म कर देता है। यह था पूरा का पूरा पाठ, यहीं पे खत्म होता है सर। तो होमवर्क कहीं ध्यान से सुन लीजिए सर। कवि परिचय सभी लोग को याद हो जाना चाहिए अच्छी तरह से। पूरा लघु उत्तरीय और व्याख्या करने वाला प्रश्न खूब बढ़िया से कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, और पूरा ऑब्जेक्टिव एक बार पढ़ के सर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल आपके नियत समय सुबह 6 बजे से। तब तक के लिए जय हिंद।